नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लिटरेरी माइंड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई पोएम टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख के चले जाते हो एग्जाम में तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपने नहीं पढ़ी है पोएम तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग टू द एंड देखना, बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता लगेंगी और लगभग सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने कवर कर रखे हैं इसमें। ठीक है, तो फीचर्स क्या क्या है। अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट, मतलब पोएट के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले कि क्या रिलेशन है पोएट का, पोएट क्या कहाँ पे किस जगह पे पैदा हुए थे, ठीक है, और क्या इनका कोई रिफ्लेक्शन है इस पोएट्री में, मतलब ये जो पोएम लिखी है क्या इसमें कोई रिफ्लेक्शन है इनका, तो ये भी जानेंगे। इसके बाद लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे हम। उसके जस्ट बाद हम जानेंगे थीम्स के बारे में, स्टाइल और सिम्बोलिज्म के बारे में कि क्या स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल क्या है पैब्लो नेरुडा का लिखने का। उसके बाद सिम्बोलिज्म का किस टाइप से इन्होंने यूज़ किया है बेहतरीन ढंग से। इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि कैसे जो है क्या बैकग्राउंड था लैटिन अमेरिका का जब ये लिखा गया था पोइट्री, क्या थीम्स वगैरह जो है इस्तेमाल हुई हैं, जो थीम्स इस्तेमाल हुई हैं मॉडर्निज्म वगैरह की, वो उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, मतलब किस टाइप से जो वो पैदा हुई थी वहाँ पे। इसके अलावा अगर टाइम बच गया तो क्रिटिकल एसेस भी इसी वीडियो में मैं निपटा दूंगा। अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जो है क्रिटिकल एसेस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो आपको स्टार्टिंग टू द एंड बने रहना है। देखो, मैं ऑथर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार ऑथर की आप पिक देख लो, देख लिया आई थिंक मैंने मतलब देख ली होगी आपने। पैब्लो नेरुडा जो है, इनका जो बायबोर्न इनका जो नाम था वो था रिकार्डो एलिजर नेफ्टाली रियस वाई बेसोलोटो जो भी है ये। ऑन जुलाई 20, 1904 में पैदा हुए थे। एग्रीकल्चरल जो है रीजन में पैदा हुए थे, परल के चिले में। अब चिले क्या है, चिले एक देश का नाम है। मैं पिक दिखा देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। चिले ये रहा, चिले एक देश है जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है। और आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा वगैरह ये सब रहते हैं, मतलब है। और साउथ अमेरिका में बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना ये सब देश हैं। ठीक है, अब चिले में ये पैदा हुए थे। चिले की कैपिटल है सैंटियागो। इन देशों को जो बोला जाता है वो बोला जाता है लैटिन अमेरिकन देश। ठीक है, लैटिन अमेरिकन देश बोला जाता है इनको। चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इससे पहले और दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप पार्टीशन लिटरेचर के ऊपर वीडियोस बना दो, मैंने डाल दी है। फाइनल सॉल्यूशन, टोबाटेक सिंह, अलीफ इन द स्टॉर्म, इन सब के ऊपर डाल दी है। पोस्ट कॉलोनियल की भी बहुत सारी वीडियोस जैसे द गर्ल हु कैन, ग्रीन लीव्स, इनके ऊपर डाल दी है। हेनरी गिब्सन की घोस्ट वगैरह, ये सारा कुछ जो है मैंने कवर कर दिया है, तो आप प्लीज़ उन सभी वीडियोज़ को देख लेना एक बार। इसके अलावा द गुड वुमेन ऑफ सेट जुअन और एपिक थिएटर और ड्रामेटिक थिएटर में क्या डिफरेंस होता है, ये भी वीडियो जो है मैंने डाल दी है, तो आप देख लेना। ये सारी वीडियोज़ मैंने कवर कर दी हैं। आप पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अबाउट में मिल जाएगा आपको लिंक, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, जहाँ पे आप चाहो मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इनके फादर वगैरह के बारे में। आप खुद ही पढ़ लेना, ये आपको पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। इनके फादर जो है रेल रोड वर्कर थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनके बारे में, तो इन्होंने जो है अपनी जो बेसिक एजुकेशन वहाँ से प्राप्त करी। इसके बाद जो 1926 में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चिले में गए। पोइट्री का शौक था, स्टार्टिंग से ही लिखते थे। धीरे धीरे जो है अपनी वहाँ की नेटिव लैंग्वेज जो भी थी उसमें लिखते थे। बाद में एक इन्होंने जो लिखी थी पोइट्री का कलेक्शन लिखा था, ये इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि इसे बाद में जो है ट्रांसलेट करवाना पड़ा। टुनाइट आई कैन राइट भी जो है इसी कलेक्शन का जो है पार्ट था। बाद में जब लैटिन अमेरिकन देशों में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, पॉपुलर हो गया, तो उसे जो है ट्रांसलेट करवाया गया। बाद में ट्रांसलेट किस नाम से हुआ, मतलब किस कलेक्शन के नाम से हुआ, 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। ठीक है, 1969 में पब्लिश हुआ था। ये चीज़ याद कर लो आप। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, अभी तो मैं बता नहीं रहा बट आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताऊंगा। इनको ना बड़ी दिक्कत आई थी अपनी पोएट्री पब्लिश करवाने में। रीज़न ये था कि इनकी पोएट्री में थोड़ा सा जो है सेक्सुअल इंटीमेसी वगैरह देखने को मिलेंगी। इस वाली पोएम में इतना कुछ खास नहीं है, बट बाकी जो पोएम्स हैं इनकी उसमें जो है मे भी देखने को मिल जाए आपको, अगर आप पढ़ो कभी तो। ठीक है, तो ये रीज़न था। सेंसरशिप का डर था लैटिन अमेरिकन देशों में। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह तो था नहीं, आपके राइट्स वगैरह का तो कुछ था नहीं इतना कुछ कि आप कुछ भी छाप दो, इतना राइट वगैरह नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, थोड़ा सेंसरशिप का डर लगा रहता था। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। आ जाते हैं हम पोएट्री पे अपने, और मेन चीज़ यही है, और लाइन टू लाइन एनालिसिस करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। पोएम स्टार्ट होता है यहाँ से, टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स, राइट फॉर एग्जाम्पल द नाइट इज टेरी एंड द स्टार्स आर ब्लू एंड सिवर इन द डिस्टेंस। देखो, मैं अगर बता दूँ पोएट के बारे में, तो पोएट या नरेटर जो भी समझ लो आप यहाँ पे, तो नरेटर जो है अपनी एक यहाँ पे जो नरेटर है अपनी एक लवर के लिए लिखता है ये सारी चीज़ें, कि अब वो लवर से पहले वो प्यार करता था, बट अब वो लवर इसके साथ नहीं है, क्योंकि वो अब इससे प्यार नहीं करता है।
और इसे डर भी है कि कोई और इसे अब प्यार करता होगा, बट ये कहता है कि मैं अब इसको फाइनली याद नहीं करूँगा। तो ये पोएम की जस्ट समरी है। अब इसी समरी को आप सारी लाइन वाइज के थ्रू से समझो और क्या क्या बोलना चाहता है वो सारी चीज़ें आप भी देखो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आज मैं जो है उन सभी दुख भरी लाइनों को लिख सकता हूँ। मतलब इससे क्या सो हो रहा है कि पहले वो जो है हिम्मत नहीं कर पा रहा था इन दुख भरी लाइनों को लिखने का, आज उसके अंदर वो हिम्मत आ गई है कि वो चीज़ें लिख पाए, उन दुख भरी लाइनों को लिख पाए। अब दुख क्या है? दुख ये है कि उससे जो है उसकी लवर जो है चली गई है, अब उससे जो है मतलब अब इसका जो है प्यार खो चुका है ये, अब उससे कोई प्यार नहीं रहा है इसके बीच में, ठीक है। तो राइट फॉर एग्जाम्पल अब क्या क्या लिखेगा वो, तो वो कहता है कि द नाइट इज स्टारी एंड द स्टार्स आर ब्लू एंड सिल्वर इन द डिस्टेंस। तो जो स्टार्स हैं मतलब रात जो है वो पूरी तारों से भरी हुई है, तारे जो है झिलमिला रहे हैं, तारे झिलमिला रहे हैं ऐसे समझ लो, या फिर काँप रहे हैं। सिल्वर का मतलब होता है काँपना, और वो ब्लू हैं, डिस्टेंस में है, बहुत दूर है। डिस्टेंस यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अब वो लवर और इसके बीच में जो है काफ़ी डिस्टेंस भी बढ़ चुका है। अब वो लवर जो है इसका नरेटर का वो काफ़ी दूर जा चुका है, ठीक है। ये डिस्टेंस शो कर रहा है, और कांपती हुई जो इनकी लव रिलेशनशिप है वो कांपती हुई नज़र आ रही है, ब्लू पड़ चुकी है, फीकी पड़ चुकी है, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ से। तो कहीं ना कहीं हमने एक रिलेशन ढूंढ लिया इसी लाइन का ऑथर के साथ, ठीक है। तो नेचर का रिलेशन यहाँ पे देखा जा सकता है आराम से कि नेचर को भी जो है ऑथर कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग स्टाइल में जो है इंक्लूड कर रहा है, बार बार सिंबोलिज्म के थ्रू से नेचर को भी जो है इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। द नाइट विंड रिवॉल्व्स इन द स्काई एंड सिंग्स टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स। अब जो है मैं ये भी लिख सकता हूँ अपनी पोइट्री में, मतलब ये तो लिखूंगा ही लिखूंगा, इसके अलावा उसे फील हो रहा है कि नाइट विंड जो है उसके आसपास घूम रही है, और उसे जो घूमते हुए या बह रही है हवा, और उसे जो है ये गाने की तरह फील हो रहा है। और मैं इसी तारे भरी रातों में आज हिम्मत करके वो सारी लाइनें जो है लिख डालूंगा, आज मेरे अंदर वो हिम्मत आ गई है। 4 लाइनें हमने खत्म कर ली, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। लाइन 5 to 10, आई लव्ड हर एंड आई लव्ड हर एंड समटाइम्स शी लव्ड मी टू। मतलब कई बार जो है मैं उससे प्यार करता था और बदले में वो भी मुझसे प्यार किया करती थी, शायद कभी कभी, कह रहा है। थ्रू नाइट्स लाइक दिस वन आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स। ये जो जैसी रात है ना, जिस रात में मैंने हिम्मत करी है लिखने की, सेम वैसे ही रात थी वो भी, जब वो मेरे बाहों में थी। समझ आ रहा है? मतलब वो पास्ट को लिंक कर रहा है, बार बार पास्ट को लिंक कर रहा है, जक्स्टापोज कर रहा है प्रेजेंट के साथ। जक्स्टापोज का मतलब होता है कंपेयर करना साथ के साथ, असाइड बाय असाइड, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। बचपन में आपको जब मैडम कहती थी कि भाई लिख के दिखाओ इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, सिमिलरिटी होती है, तो आप 2 कॉलम बनाते थे ना, तो वैसे ही जक्स्टापोज करना होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में जो है ये कंपेरिजन कर रहा है कि क्या उस टाइम पे सेम था और क्या अब के टाइम पे सेम है, और क्या आपके टाइम पे डिसिमिलरिटीज़ हैं और उस टाइम पे क्या डिसिमिलरिटीज़ थी, ठीक है। तो ये कंपेयर करता है कि उस टाइम पे भी यही रात थी, यही तारों भरी रात थी, और आज भी यही तारों भरी रात है, बट डिफरेंस ये है कि वो उस टाइम पे वो मेरी बाहों में थी, आज मैं अकेला हूँ, मैं आज अलोन हूँ, लोनली हूँ, ठीक है। उस रात जो है थ्रू नाइट लाइक दिस वन आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स, आई किस्ड हर अगेन एंड अगेन अंडर द एंडलेस स्काई। और यही तारों भरी रात को नीचे जो है मैं उसे जो है चूमा करता था बहुत ज़्यादा। तो ये देखो, यही जो है इंटीमेसी जो है थोड़ी सी कह सकते हो, यही जो शो हो रही है। अब अभी के टाइम पे पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो इतनी ज़्यादा नहीं शो होती कि भाई सेक्सुअल कुछ इसमें है, बट उस टाइम पे सेंसरशिप लगा दिया गया था। हो सकता है कि इनकी बाकी जो और भी कलेक्शन में 20 पोएम्स की कलेक्शन में और हो सकता है बाकी पोएम्स में कुछ दिक्कत हो, इसमें ज़्यादा इतना कुछ मिलता नहीं है इंटीमेसी के बारे में हमें। शी लव्ड मी समटाइम्स आई लव्ड हर टू, वो कई बार मुझे प्यार करती थी और करती थी कई बार, कह रहा है ये। हाउ कुड वन नॉट हैव लव्ड हर ग्रेट स्टिल आइज, टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स। इसे कहीं ना कहीं एक डर है यहाँ पे, जो ये कह रहा है कि देखो सिंपल सी बात है, सिंस ये इससे प्यार किया करता था और पोइट इससे प्यार करता था या फिर नरेटर इससे प्यार करता था, तो नरेटर कह रहा है कि कौन ऐसा है जो इसकी अच्छी आंखों को, मतलब इनकी जो स्टिल लाइज हैं, इसको पसंद नहीं करेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे उसके पर्सपेक्टिव से कह रहा है कि और भी लोग हैं इसको चाहने वाले। इस पर्सपेक्टिव को यहाँ पे शो करना चाह रहा है कि मेरे अलावा और भी कोई है जो इसे चाह रहा है, ठीक है। तो आज जो है मैं इन सैडेस्ट लाइन को लिख सकता हूँ। ये जो है अपनी लाइंस ख़त्म करता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली लाइन ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है फिकल या साइनिकल स्टेटमेंट थी यहाँ पे, जो ये वाली लाइन थी ना कि कौन, मतलब कोई भी दुनिया में जो कोई भी है, कोई ऐसा नहीं है जो इसकी
स्टिल आइस को पसंद ना करे, सब पसंद करेंगे। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? साइनिकल स्टेटमेंट है, चिड़चिड़ा वाला। फिकल नेचर ऑफ लव शो करता है, मतलब अस्थिर, वोलेटाइल नेचर, कि कोई भी किसी को भी कभी भी पसंद, बोलते हो ना आप कि मेरा क्रश आ गया है इस पे, तो दैट्स द सेम थिंग। कभी भी किसी पे भी मतलब देखा नहीं कि बस प्यार हो जाता है। तो दैट्स द सेम थिंग द ऑथर ट्राइज टू से हियर, कि कोई भी, चाहे मैं हूँ मतलब, या कोई भी हो, कोई भी उसकी आंखों के जो है जाल में फंस सकता है, मतलब कोई भी उससे प्यार कर बैठ सकता है। ठीक है, ऑथर ये कहना चाह रहा है, ऑथर कह रहा हूँ, सॉरी, पोएट। कहीं पे भी ऑथर मैं बोल दूँ तो प्लीज़ पोएट समझ लेना, ये बाय मिस्टेक मेरे टंग से जो है निकल जाती है कई बार। ठीक है, 11 to 14 to think that I don't have her, to feel that I have lost her, to hear the immense night, still more immense without her। तो ये कह रहा है कि उसके बारे में ये सोचना कि अब मेरे पास नहीं है, बार बार इस चीज़ के बारे में सोचना कि मैं खो चुका हूँ, कहीं ना कहीं बार बार ये शो कर रहा है यहाँ पे, और पोएट अपना बार बार लिंक कर रहा है कि पास्ट में वो थी, प्रेजेंट में वो नहीं है, पास्ट में वो थी, प्रेजेंट में वो नहीं है, बार बार इसी चीज़ को याद कर रहा है माइंड में, बार 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 बार। टू हियर द इमेंस नाइट, स्टिल मोर इमेंस विदाउट हर। बड़ा ही अजीब फील हो रहा है मेरे को उसके बिना, बड़ा ही अजीब। मुझे कैसा फील हो रहा है? एक पास्चर की तरह फील हो रहा है मेरे को, एक पास्चर की तरह फील हो रहा है जिस पे जो है धूप वूप जैसे पड़ती है ना, तो कैसे पास्चर कैसे हो जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं, उस की तरह फील हो रहा है। लेकिन एंड द वर्स, ये जो मैं चीज़ आज लिख रहा हूँ, ये जो पोएट्री मैं लिख रहा हूँ आज, तो ये वर्सेस जो है मेरे को हील करेंगे, मेरे को जो है साहस देंगे, क्योंकि आज मैंने हिम्मत करके लिखना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो है मेरे को हिम्मत किस टाइप से देंगे? ये इस टाइप से हिम्मत देंगे, जस्ट लाइक द लाइक यहाँ पे मेटाफर समझ लो, मेटाफर कह रहा हूँ, सिमिली। तो उसी ओस की बूंदों की तरह राहत देंगे मेरे को, जैसे ही ओस की बूंदें उन पास्चर्स पे पड़ती हैं, उन घास के मैदानों पे पड़ती हैं जो कि सूखे पड़ चुके हैं, तो वो हरे भरे हो उठते हैं। तो वैसे ही जो है जब ये मैं पोइट्री लिखूंगा तो ये मेरे को फिर से जो है अपने पास्ट को भूलने में मदद करेगी, और मैं फिर से जो है तरोताज़ा महसूस करूंगा, हरा भरा हो जाऊंगा, अपने पास्ट को मैं भूल जाऊंगा। व्हाट डज इट मैटर दैट माई लव कुड नॉट कीप हर। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उनको उस चीज़ को याद करता हूँ नहीं करता हूँ? व्हाट डज इट मैटर दैट माई लव कुड नॉट कीप हर। तो मैं जो प्यार, मेरा जो प्यार था, अगर उसको नहीं रख पाया, मतलब मैं उसको सजो के नहीं रख पाया, जो मेरी रिलेशनशिप थी उसके साथ, उसको अगर मैं नहीं रख पाया सजो के, तो इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर वक्त दुख में डूबा रहूँगा। मैं भी जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहूँगा, मैं भी जो है अपने आप को स्टेबल करके एक पोइट्री लिख के अपने आप को हील करने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए जो है ये लाइन्स पढ़ लेना, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। 15 to 18, द नाइट इज टैरी एंड द सी इज नॉट विद मी। फिर पास्ट को लिंक कर रहा है प्रेजेंट के साथ कि यार वही रात है तारों भरी, बट आज वो नहीं है मेरे साथ। दिस इज ऑल। और क्या, यही है सब कुछ, ये सब कुछ है, बस तारे वही हैं, सब कुछ वही है, बट वो नहीं है मेरे साथ आज। इन द डिस्टेंस समवन इज सिंगिंग, दूर कहीं कोई ना कोई गा रहा है, दूर कहीं फिर से वो दूरी क्या शो कर रही है, इनके बीच की जो वो दूरी जो कि अब क्रिएट हो चुकी है। इन द डिस्टेंस माई सोल इज नॉट सेटिस्फाइड दैट इट हैज़ लॉस्ट हर। कहीं ना कहीं अंदर से जो एक आवाज़ मेरी ये निकल रही है मेरे सोल से कि अब मैं जो है सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसे खो दिया है। मतलब कोशिश कर रहा है कि पोइट्री लिख के भुला दूँ, बट भूल नहीं पा रहा, बार बार माइंड में आ रहा है। माई साइट ट्राइज टू फाइंड हर एज दो टू ब्रिंग हर क्लोजर। मेरी आंखें जो है बार बार ये चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं प्लीज़ वो एक बार मेरे सामने आ जाए, कहीं ना कहीं मैं जो है एक बार देख पाऊँ जी भर के, एक बार अपने प्यार को जो है फिर से एक बार देख पाऊँ, एक क्लोजली फील कर पाऊँ उसे। ठीक है, लाइन नंबर 19 to 26, माई हर्ट लुक्स फॉर हर एंड सी इज़ नॉट विद मी। अब फिर से पास्ट को लिंक कर रहा है कि अपने प्रेजेंट के साथ, कि बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा है अपने माइंड में, स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ये कह रहा है कि बार बार मैं जो है अब मेरी आंखें पहले ढूंढ रही थी उसे, अब मेरा दिल ढूंढ रहा है उसे। ठीक है, और ये कह रहा है कि अब वो तो मेरे सामने भी नहीं है। द सेम नाइट वाइटनिंग द सेम ट्रीज, वही रात है, वही चांद की रोशनी पड़ रही है, सभी चीज़ों को वाइट कर रही है, वही सब कुछ है। वी ऑफ दैट टाइम आर नो लॉन्गर द सेम। लेकिन आज जो हम हैं, आज जो हमारे बीच में ये दूरी पैदा हुई है, वो बस सेम नहीं है। सब कुछ सेम है, बट वो दूरी सेम नहीं है। आई नो लॉन्गर लव हर, आज जो है मैं उसे प्यार नहीं करता उतना। अब देखो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उतना प्यार नहीं कर पा रहा उससे, या फिर मैं उससे इतना प्यार नहीं करता अब। सर्टेन, ये निश्चित है कि मैं उससे उतना प्यार नहीं करता। इट इज़ वेरी मच श्योर अबाउट, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट दैट आई एम नॉट लविंग हर दैट मच, बट हाउ आई लव्ड हर। मतलब लेकिन मैं कितना बढ़िया से उसको प्यार किया करता था पास्ट में। माई वॉइस ट्राई टू फाइंड दी विंड टू टच हर हियरिंग। मेरी जो आवाज़ है अब वो सोच रही है, वो ढूंढ रही है कहीं ना कहीं उसकी जो है थोड़ी सी जो है आवाज़
सुन पाऊँ, मेरी वॉइस जो है ये कोशिश कर रही है। अनदर इज सी विल बी अनदर्स, अनदर सी विल बी अनदर्स, मतलब वो किसी और की हो जाएगी, वो किसी और की हो जाएगी। एज सी वॉज बिफोर माई किसिस, पहले वो तो मेरी किसिस के लिए बनी थी, मेरी किसिस के लिए बनी थी वो पहले, लेकिन आज जो है उसकी आवाज़, उसकी बॉडी, उसकी किसिस वगैरह जो है किसी और की हो जाएंगी। हर इनफाइनाइट आइज़, यहाँ तक कि उसकी आंखें जो इनफाइनाइट आइज़ थी वो भी किसी और की हो जाएंगी। आई नो लॉन्गर लव हर, आज जो है मैं उसे उतना प्यार नहीं करता। दैट सर्टेन, ये तो निश्चित है कि मैं उससे अब उतना प्यार नहीं करता। मे बी आई लव हर, लेकिन हो सकता है कि अभी भी मेरे दिल में वो कोना हो जब भी मैं उसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो मतलब ऑथर कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो पा रहा, बार बार इस चीज़ में ड्विंडल कर रहा है कि प्यार करना है कि नहीं करना, और प्यार को वो भुलाना चाहता है, बट बार बार जो है उसकी मेमोरी जो है ताज़ा हो जाती है अपने पास्ट को याद करने के बाद। लव इज़ शॉर्ट, फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग, अब इतना कुछ हमारे बीच में हो चुका है कि लव जो था हमारे बीच में, अब उसे भूल पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ये बहुत खतरनाक लाइन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इस लाइन को कोट करके आना आप, ठीक है। लव इज़ सो शॉर्ट, फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग, इवन दो जो क्रश वरस जो रखते हैं भाई उनके लिए तो मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लो, काम आएगी। कि फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग because through nights like this one I held her in my arms, my soul is not satisfied that it has lost her। वो रात जब मैं उसे अपनी बाहों में रखा करता था, मेरी सोल जो है खुश होया करती थी, बट आज जो वही सोल है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि आज वो मेरे पास नहीं है, मैं उसे खो चुका हूँ। Though this be the last pain that she makes me suffer and these the last verses that I write for her। ठीक है, कोशिश करी मैंने, भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं भूल पा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी आखिरी कोशिश है आज, जो मैं लास्ट वर्सेस लिखने के बाद, मतलब ये जो पोइट्री लिखने के बाद जो है उसे भूलने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं भूल भी जाऊँगा। तो दिस इज़ माई लास्ट, यू कैन से लास्ट होप दैट आई विल बी फॉरगेटिंग यू, ठीक है। और ये लास्ट कोशिश मैं करने जा रहा हूँ, दिस इज़ द लास्ट एफर्ट दैट आई एम गोइंग टू डू, राइट। तो ये तो था पोइट्री दोस्तों, ख़त्म यहाँ पे अपनी पोइट्री। तो आपको यही चीज़ पता लगी होगी, भाई ये बार बार भूलना चाह रहा है बट भूल नहीं पा रहा, ठीक है। अब ऑथर से, पोइट से जो है इसकी लवर जो है प्यार नहीं करती, तो ये भी उससे प्यार नहीं करता। एक टाइम था जब ये दोनों साथ रहते थे, बट अब इतना साथ नहीं रह पा रहे हैं, मतलब साथ नहीं रह रहे हैं, और एक दूसरे को ये भूलना चाहते हैं। और अपना पोइट जो है वो तो ये बिल्कुल ही कह रहा है कि मैं बस ये पोइट्री लिखने के बाद हो सकता है कभी ज़िंदगी में इसको याद ना करूँ, ठीक है। थीम्स के पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इनके सिंबोलिज्म के बारे में। सिंबोलिज्म एक चीज़ बार बार इन्होंने यूज़ करी है, सिंबोलिज्म का बार बार इन्होंने इस्तेमाल किया है। एंडलेस स्काई कभी कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये सिवरिंग स्टार, मतलब स्टार्स ब्लू हैं, सिवरिंग है, मतलब नेचर का पूरा जो है इस्तेमाल किया है और सिंबोलाइज किया है नेचर को। और मैंने बताया था आपको कि सॉरी फॉर द सेम, आपको मैंने बताया था कि ब्लू एंड सिवरिंग क्या शो कर रहा है। ब्लू शो कर रहा है कि डल हो चुकी हैं, इनका जो रिलेशनशिप है वो फीका पड़ चुका है, डिस्टेंस बन चुकी है। तो मतलब इनके राइटिंग स्टाइल में जो है, मतलब एक सिंबोलिज्म का पूरा जो आपको देखने को मिलेगा, उस सिंबोलिज्म का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। मैंने कहा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, तो आप एक चीज़ समझ के चलो, ये लैटिन अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट था, बाद में तो इसे चलो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा दिया गया, तो कोई बात नहीं। लैटिन अमेरिकन क्या है, चिले, चिले ऑलरेडी जो है लैटिन अमेरिका का एक पार्ट है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो आपको पता ही है कि भाई कहीं पे कुछ चल रहा था, कहीं पे मॉडर्निज्म की थीम थी, कहीं पे कोई कह रहा है कैपिटलिज्म ला रहा है, कहीं पे फैसिज्म फैल रहा है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो दौर था फिलोसॉफीज़ के, नई नई फिलोसॉफीज उभर के आ रही थी। तो इसी टाइम के बीच में जो है यहाँ के वर्ल्ड वॉर 1 के जो लोग थे, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में जो जी रहे थे लैटिन अमेरिकन के लोग, इनके पास नया कॉन्सेप्ट आया कि ये कहीं ना कहीं लिटरेरी फॉर्म्स में जो है अपने आप को जो है सुधारे, इन पे नए नए एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि इनके जो काम थे, जो इनके राइटिंग वर्क्स थे, वो धीरे धीरे जो है फेमस होती जा रही थी, कहाँ पे, वर्ल्ड ओवर फेमस होती जा रही थी, और यूनिवर्सल थीम को जो है ये उठाना चाहते थे अपनी राइटिंग वर्क्स में, ताकि इनकी वर्क्स भी जो है पढ़े जाए ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हुआ भी, इनको जो है पढ़ा भी जाने लगा, तो ये कोशिश थी। तो नेरूडा भी जो है इसी टाइम पे उठते हैं, और ये भी जो है वर्ल्ड थीम्स को जो है, मॉडर्निज्म की थीम्स को जो है उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो इन्होंने फिर लैटिन अमेरिकन पोइट्स ने जो है अलग अलग थीम्स पे काम किया, जैसे कि कोई लव पे काम करता है, कोई फैमिली पे काम करता है, कोई सोशल प्रोटेस्ट के लिए काम करता है। इन थीम्स को जो है फिर समाज के सामने जो है पॉपुलर सब्जेक्ट को, इनको पॉपुलर सब्जेक्ट बनाया और इनको फिर आगे उठाया। तो बहुत सारे नेम हैं, जैसे डेलमिरा है, जुआना डी इबारबोरो हैं, इसके बाद मिस्ट्रल हैं, नेरूडा हैं, ये सारे पोइट्स जो है उभर के आए, उन्होंने सोसाइटी में इन थीम्स को फिर उठाने का काम किया।
और एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने बताया था आप लोगों को कि पोइट्री में एक्चुअली ये होता कौन है, ये लवर कौन है। अगर मैं नेरूडा की बात करूं तो नेरूडा का प्यार कौन था, जो अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी पोइट्री लिखते हो आप किसी और के लिए इंस्पायर होकर लिखोगे, तो वो कौन है नेरूडा के लिए। तो नेरूडा के लिए एक्चुअली है कौन, तो आप जान लो। नेरूडा ने जब पोएट्री पब्लिश हो गई बहुत दिनों बाद, 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर की जो पूरी कलेक्शन छप गई, इनके बाद जब इसके बाद जब इनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि ये लड़की है कौन जिसके लिए आपने पोएट्री लिखी है, तो इन्होंने बताया इनका नाम जो था, मतलब ये कॉलेज के दिनों की बात है, जब ये कॉलेज में थे खुद, ये कॉलेज के दिनों की बात बताते हैं कि जब मैं कॉलेज के दिनों में था सैंटियागो में, तो मैं 2 लड़कियों से जो है मेरी इंटीमेसी बढ़ी थी, और इन्हीं का जो है आपको मिलेगा, ये मिस्टीरियस गर्ल्स कोई और नहीं, यही जो है दोनों लड़कियां आपको मिलेंगी। इनका नाम था मैरीसोल, रेफर टू देम एज मैरीसोल एंड मैरी सोम्ब्रा, ये 2 आपको मिलेंगी। तो हो सकता है कि आपको इस पोएट्री में भी ये इन्हीं दोनों के इससे जो है कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, मतलब इसी के लव से जो है इंस्पायर होके अपने नेरूडा ने जो है ये पोएट्री लिख डाली थी, ठीक है। बट जब पोस्थुमसली जब ये पब्लिश हुई, इनकी पब्लिकेशन 1974 में, तो बाद में पता चला कि ये जो लड़की थी इन द बैरेट टू दी अल्बर्टिना, अच्छा ठीक है, ये देखो मैरीसोल और मैरिस बोरा जो हैं हो सकती हैं कि 20 लव पोएम्स में जो है इन्हीं से इंस्पायर हुए थे। बाकी बैरेट नाम की कोई स्टोरी वगैरह रही होगी इनकी स्टोरी, या फिर पोएट जो भी है, आप एक बार चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया ये। तो वहाँ पे जो है इन्होंने बताया था कि अल्बर्टिना एजोकर जो है वो वहाँ पे उनसे इंस्पायर हुए थे। तो ये 2-3 नाम हैं, आप रट लेना, मैरीसोल और मैरी सोम्ब्रा, ठीक है। इन्हीं से जो है इंस्पायर होकर इन्होंने ये पोएट्री लिख डाली थी। ऑल्दो ही डजंट आइडेंटिफाई द वुमेन बाय नेम इन द पोएम्स, लेटर इन एन इंटरव्यू ही रेफर टू देम एज मैरीसोल एंड मैरी सोम्ब्रा। ये नाम भूल जाओ आप, ये वाला नाम भूल जाना, बस ये याद कर लो, मैरी सोम्ब्रा और मैरीसोल के से इंस्पायर होकर लिखा था, ठीक है। क्लियर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत। इसके बाद लिटरेरी सेंसरशिप के बारे में बताया था मैंने आपको, ये जो है काफ़ी चल रहा था उस टाइम पे, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में था, क्योंकि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो या फिर धर्म के खिलाफ हो, तो सेक्सुअलिटी वगैरह जो शो कर रही है उसको जो है आराम से जो है सेंसरशिप कर दिया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। तो बाद में नए फिर कॉन्सेप्ट आया, लोग जो है आज़ाद होने लगे, नया देश बनने लगा, उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का तो कॉन्सेप्ट था ही, तो इन पर जब ज़्यादा काम होने लगा तो उसके बाद जो है फिर उभर के आया कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, कि भाई आज़ादी दो लोगों को, सेंसरशिप जो है ख़त्म करो। तो फिर इस टाइम पे जो है तो फिर धीरे धीरे जो है सेंसरशिप ख़त्म होने लगी, ठीक है। तो ये सब था धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले ख़त्म हुआ। इन 1957 में जो है कोर्ट फाइट के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है सेंसरशिप वगैरह हटी, उसके बाद ऐसी फिर पोइट्रीज तो आम हो गई, मतलब लिखी जानी। आजकल तो आप पता ही है आपको, तो कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी लिखा आजकल मिल जाता है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपको मैं बता रहा हूँ थीम के बारे में और राइटिंग स्टाइल के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो जस्ट बने रहिए, ख़त्म होने वाला ये मेमोरी एंड रेमिनिसेंस। मेमोरी और रेमिनिसेंस, बार बार ये चीज़ जो आपको मिलेगी, मेमोरी जो है पास्ट से लिंक होता हुआ, कैसे जो है उन्होंने अपना प्यार खो दिया है, उसका प्यार खोने का जो दुख है, दर्द है, वो बार बार रिकॉल होती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है। बार बार रिकॉल होती हुई दिखेंगी कि उनका रिलेशनशिप जो है वो ब्रोकन हो चुका है, कितना पेन फील कर रहे हैं। इन्हीं लाइन के थ्रू से जो है ये बार बार जो है कि मेमोरी जो है शो हो रही है, वो मेमोरी जो कि फ्रैक्चर्ड हो चुकी है। अब मेमोरी क्यों फ्रैक्चर हो चुकी है, क्योंकि अब वो लवर उनके साथ नहीं है, ठीक है। तो एक ये तो कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, एक थीम मिला आपको रेमिनिसेंस एंड मेमोरी का। दूसरा थीम है लव एंड पैशन का। लव एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो अगर किसी से हो जाता है तो वो आपसे कुछ भी करवा सकती है। इवन दो तो यहाँ पे पोएट तो पोएट्री लिख रहा है ना, कुछ भी करवा सकती है। थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट लव फॉर वीमेन। जो उसका प्यार था उसके लिए ग्रेट लव जो है शो करता है कि कैसे जो है, ये देखो अपने लव के लिए इवन दो अब उससे प्यार नहीं करता बट स्टिल एक्सेप्ट करता है कि हो सकता है अभी भी मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके लिए जो है एक पोइट्री लिखता है इवन दो। तो ये इससे बड़ा पैसन क्या है, इससे बड़ा पैसन क्या है कि अपने लव के लिए अभी भी वो पोइट्रीज वगैरह लिखने की कोशिश कर रहा है। भले ही इस चीज़ के लिए लिख रहा है कि मैं उसको भूलना चाहता हूँ, बट स्टिल दिस रोमांस इज पैशनेट, राइट। लव खतरनाक है इनका बहुत ही ज़्यादा, और हिज लव फॉर हर इज स्टिल एविडेंट, अभी भी देखा जा सकता है। वो स्टिल ये कहते हैं कि आई नो लॉन्गर, स्टिल लास्ट में आपने देखा होगा वो कह रहा है कि हो सकता है कि मैं और कभी इनको याद ना करूं, बट स्टिल लव तो है अभी भी इनके बीच में, ये पैशनेट लव कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये दो थीम्स थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा जो चीज़ रह गई है और डिस्कस करनी,
एक चीज़ और, जो ये रिमेंबर करता है अपने प्यार को, ये चीज़ इसको और ज़्यादा दुख देती है, ठीक है। जितना ये याद करता है कि कैसे किसेस किया करता था मैं, कैसे उसको बाहों में रखा करता है, तो और ज़्यादा जो है इसको दुख होता है। तो एक मेमोरी जो है आपको बड़ा ही दुख देती है। ये वाला थीम भी जो है बनाया जा सकता है या फिर समझाया जा सकता है। इसके अलावा फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जो है चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि फिजिकल और स्पिरिचुअल, देखो कई बार क्या होता है कि लव होता है जस्ट फिजिकल, यू वांट सेक्सुअल प्लेजर एंड फ़ायदा उठाया, और लड़की जो है, लड़की कोई भी उठा सकता है, इवन दो आजकल तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग हो गया है। आजकल लड़कियां भी जो है कई बार जो है फिजिकल फ़ायदा उठा जाती हैं लड़कों का, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। इवन दो सोसाइटी काफ़ी चेंज हो चुकी है आज के नैरेटिव में अगर देखें तो, ठीक है। आज की नैरेटिव में दोनों ही फॉल्ट लाइन पे हैं, ठीक है। तो कोई आज बट ये है कि फिजिकल जो है एक दूसरे का फ़ायदा उठाना काफ़ी हम सीख गए हैं। स्पिरिचुअल अगर हम देखें तो स्पिरिचुअल लव जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। थोड़ा सा मैं लिंक करने की कोशिश करूँगा, अभी आप देखना। तो यहाँ पे अगर ऑथर की हम बारे में जाने तो ऑथर कह रहा हूँ, सॉरी, प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, बियर विद मी, थोड़ी सी आदत पड़ गई है ऑथर बोलने की। पोइट, तो पोइट के बारे में थोड़ा सा अगर जाने हम, तो पोइट का जो लव है थोड़ा सा यहाँ पे जो है अगर हम कमेंट करने की कोशिश करें तो स्पिरिचुअल नेचर ऑफ लव यहाँ पे देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बार बार उन चीज़ों को रिकॉल कर रहा है, भूल नहीं पा रहा है वो। अगर सिर्फ फिजिकल लव होता है ना किसी से आपको, तो आप भूल जाओगे, आप जस्ट आपको बस यही चीज़ याद आएगी कि मैंने सेक्सुअल प्लेजर जो है उठाया, उसके साथ फ़ायदा उठाया, और कुछ भी याद नहीं रहेगा। बट अगर आपका लव ट्रू है तो आप जो है उसे भूलना चाहोगे बट कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बताता है यहाँ पे कि एंडलेस स्काई की तरह जो है हो चुका है इनका, किसिंग एंड अगेन किसिंग की सीन को जब याद करता है, तो मतलब ये सारा जो है जब चीज़ देखोगे आप, तो एक चीज़ ये निकल के आती है कि कहीं ना कहीं ऑथर का जो पोएट का जो प्यार था वो स्पिरिचुअल था। नेरूडा जी ने जो है अपने प्यार को जब इनसे लिंक किया, नेचर के साथ, तारों के साथ, सितारों के साथ, बादलों के साथ, हवा के साथ, तो एक चीज़ याद रखना, ये कहीं ना कहीं लिंक करना चाह रहे हैं, कॉस्मिक लेवल तक अपने प्यार को पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये इतना कौन कर सकता है जब किसी के माइंड में सिर्फ फिजिकल ना हो, चीज़ें स्पिरिचुअल हो, तभी हो सकता है ये, ठीक है। ही ऑल्सो यूजेस नेचर टू कम्युनिकेट हिज लव फॉर हर। तो एक चीज़ ये आप देखना है, यहाँ पे फिजिकल बहुत कम है, फिजिकल भले ही वो चीज़ दिखाता है कि वो उसको टच करता है, किस करता है वगैरह वगैरह, बट इनका जो लव है वो स्पिरिचुअल था यहाँ पे। एलिनेशन एंड लोनलीनेस के बारे में एक बार देख लो। स्पीकर जक्स्टापोजिस मेमोरीज ऑफ पैशनेट रिलेशनशिप, मतलब उसका जो रिलेशनशिप था प्रेजेंट का क्या है और पास्ट में क्या था। प्रेजेंट में तो चलो वो है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं उसके पास, उसकी लवर भी जा चुकी है बंदो, तो पास्ट को लिंक करता है अपने प्रेजेंट के साथ और कंपेरिजन करके शो करवाता है अपने रीडर्स को कि देखो कि कितना अकेला मैं फील कर रहा हूँ, कितना एलिनेट हो चुका हूँ मैं, कितना दूर हो चुका हूँ मैं, कितनी सैडेस्ट लाइन के थ्रू से, सैडेस्ट लाइन कह रहा है ना जब मैं लिखूंगा आज लिखूंगा आज लिखूंगा, तो उससे बार बार ये शो कर रहा है कि कितना अकेला हो चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक थीम भी हो सकता है कि लोनलीनेस का जो एक थीम उभर के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। राइटिंग स्टाइल की बात करें तो देखो इन्होंने जो है, नेरूडा ने जो है पोएट जो लिखी है, तो ये जो पोएम लिखी है इसके क्लियर ट्रांसलेशन देखा जा सकता है कि अमेरिकन मॉडर्निज्म टू दिस सरेलिज्म की तरफ देखा जा सकता है। एक चीज़ और इस पोएम में आपको एक चीज़ और मिलेगी कि मीटर सेम नहीं है। मीटर्स क्या होते हैं, जैसे बोलते हैं ना पेंटामीटर्स में पोएम, ये सारी चीज़ें देखो एक्स्ट्रा में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है बता दूं, अभी इतना कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है इसमें। मीटर्स के बारे में, राइटिंग स्टाइल के बारे में इतना कुछ आएगा नहीं क्वेश्चन में आपके, बस स्टिल याद कर लो कि राइटिंग जो इनका मीटर था वो स्टेबल नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं है इसमें। और बट अटेन्स रिदम आपको मिल जाएगा थ्रू अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस। कॉन्सोनेंस और रेजोनेंस क्या होता है, इसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी, आप देख सकते हो जाके, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे। तो इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा में आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा राइटिंग स्टाइल के बारे में, पोइट्री के। बस इतना याद कर लो, मीटर जो है सेम नहीं है। अगर आ भी गया तो ये आप लिख देना एग्जाम में कि मीटर जो है ज़्यादा खास नहीं है इसमें। मीटर्स के बारे देखो, अगर मैं मीटर वगैरह अच्छे से करवाने लगा तो और जो है कम से कम आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कोशिश करूँ बताने की आपको। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि मीटर्स जो है वो रेगुलर नहीं है, रिदम है, कॉन्सोनेंस एसोनेंस का इस्तेमाल हुआ है, ये चीज़ें आप याद कर लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल एसेस के बारे में। मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवा दी, अबाउट द पोएट, लाइन बाय लाइन एनालिसिस, थीम, स्टाइल एंड सिम्बोलिज्म, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्रिटिकल एसेस रह गई। स्टाइल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप ऐसे मत जाइए बिना सब्सक्राइब किए। इसके अलावा अगर आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो बहुत मेहनत वाली, मतलब अच्छी बात होगी। मेरी मेहनत का जो पूरा है वो मतलब एक
फल मेरे को मिल जाएगा कि मेरी वीडियोस एटलीस्ट चली हैं, थोड़ी बहुत व्यूज़ अच्छे खासे आए हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू से वगैरह वगैरह जो भी है आप जहाँ पे अपनी मेरी वीडियोस को शेयर करना चाहते हो प्लीज़ शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि इंग्लिश ऑनर से रिलेटेड ये चैनल है जो कि बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको लगे ऐसा फील करते हो आप तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।